नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल हैं। उनके मन में कई तरह के डर भी हैं कि क्या उनकी कुछ मान्यताएं खतरे में पड़ जाएंगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस अजमत, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में सरोजनी नायडू सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। स्वागत है मैम आपका आवाज़े ख़वातीन। थैंक यू जी मैम, सबसे बड़ा सवाल कि चूँकि आवाज़े ख़वातीन के मंच से हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है मुस्लिम औरतों की बात हम सबसे पहले करेंगे। क्या समान नागरिक संहिता से मुस्लिम मान्यताओं पर कुछ असर है? क्या किसी तरह का डर है लोगों के बीच में? देखिए, डर तो हमेशा रहता है। जो कस्टम को मानने वाले हैं उनको तो डर हमेशा रहता है। बात अगर की जाए कि किस तरीके का डर है तो ये बहुत अहम हो जाता है। डर दो तरह के, एक मज़हब पर अटैक समझिए या कस्टम पर। तो हमें नहीं लगता कि ये किसी तरीके से मज़हब के ख़िलाफ़ है। क़ानून को मानना या क़ानून को अगर कोई प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं, किसी को हक़ देने की, अधिकार देने की बात, तो ये किसी तरीके का मज़हब के ख़िलाफ़ है। हाँ, मान्यताओं पर ज़रूर इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में जो है मज़हब से ज़्यादा मान्यताओं से चलते हैं। बिल्कुल सही सवाल आपने किया बात मान्यताओं की, क्योंकि तमाम जो औरतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई हैं, मुश्किलें आई हैं, वो ऐसा नहीं कि मज़हब में उनकी लो स्टेटस है। मज़हब में उनको बहुत हाई स्टेटस दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका स्टेटस बहुत लो होता गया। क्योंकि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात आपने शुरू की, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की ही बात करें तो बहुत सारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस आती गई और बहुत सारी इंटरमिंगलिंग से भी बहुत सारी मुश्किलें आई हैं कई से। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक लोग रहते हैं। एक दूसरे का इम्पैक्ट और हर बुरी चीज़ों को एक दूसरे से दिया गया है, दोनों तरीके के। तो वो जो मान्यताएं, उन मान्यताओं पर तो ज़रूर अटैक होगा। इस तरीके की बातें, अगर कोई प्रोग्रेसिव लॉ को यूनिफॉर्मिटी में लाने की बात करते हैं, इक्वल सिटीजनशिप की बात है, तो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, फंडामेंटल राइट के रूप में मिला हुआ है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, जो दूसरे तरीके की जो ड्रॉबैक्स हैं, छुट्टी रह गई हैं कानून में या कुछ, उसको एड्रेस करने के लिए कानून में तब्दीली की जा सकती है, बेशक की जा सकती है। और इसमें कोई हमें नहीं लगता कि मुश्किल होगी। बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में भी चेंज आए हैं। बस ये है, मुश्किल ये होती है कि चेंज जो होता है अगर कम्युनिटी के अंदर से आता है तो ज़्यादा उसका डीप इम्पैक्ट होता है। अगर ऊपर से कोई चेंज डाला जाता है तो उसका उतना डीप इम्पैक्ट नहीं होता। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉ बना देंगे, क़ानून आप बना देंगे, वो इम्प्लीमेंट किस पर होगा? लोगों पर होगा। लोगों को उसे मानना है तो लोगों में वो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और एक ड्राफ्ट को सामने आना चाहिए, ताकि हम जो अंदेशा कर रहे हैं कि किस तरीके का बैकलैश होगा, किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, उन चीज़ों को सामने आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हर रिलीजन से, हर सोसाइटी से, हर समाज से चीज़ों को, मतलब एक ड्राफ्ट को मांगना चाहिए और एक फाइनल ड्राफ्ट बनना चाहिए। क्योंकि बहस तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सामने ड्राफ्ट नहीं आया हमारे पास। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि ड्राफ्ट क्या हो गया। क्योंकि मैरिज की अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, वो सिर्फ कानून, शादी और जो फैमिली से रिलेटेड मैटर, उनको सुधारने की बात ही तो हो रही है ना। तो मामला अगर शादी और फैमिली से रिलेटेड है तो ये भी सामने आना चाहिए कि शादी का नेचर क्या होगा, टेम्परेरी होगा, परमानेंट होगा। क्योंकि मुस्लिम में तो ऑलरेडी शादी को एक कॉन्ट्रैक्चुअल बॉन्ड के फॉर्म में रखा गया है। मतलब शुरू से उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर दो पार्टी नहीं रह सकती तो वो आपस में अलग भी हो सकते हैं। इस तरीके की दूसरे रिलीजन में जो कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में नहीं थी, एक सेक्रेट बॉन्ड के फॉर्म में थी, बट उन लोगों ने वो कॉन्टेक्चुअल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट को माना, तो उन्होंने उस तब्दीली को एक्सेप्ट की। तो मुस्लिम सोसाइटी को भी तैयार होना चाहिए, अगर इस तरीके की कोई दूसरी कमियां जो उनमें रह गई हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो बातें आ रही हैं तो उसको। बट मुश्किल जो होगी, हमें लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है। वेरिएशन इसलिए है कि कास्ट बेस्ड वेरिएशन है, हमारे यहाँ एथनिक ग्रुप पर रीजनल वेरिएशन है। साउथ इंडिया के लोगों का अलग मान्यताएं हैं, नॉर्थ इंडिया की अपनी मान्यताएं हैं, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। ये सारी चीज़ों को एक धागे में हम कैसे पिरोएंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन कोशिश अगर है, और ये 200 साल से ये बहस चल रही है कि एक कानून होना चाहिए और इस तरीके की बातें, बट पहले भी वो मुश्किल थी। यहाँ की जो रीजनल वेरिएशन है पहले भी मुश्किल थी और आज भी ये सामने आती है। बट हमें लगता है कि मज़हब पर इससे नहीं कोई ख़ास असर पड़ेगा, हाँ मान्यताओं पर ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि जो औरत की स्थिति है वो मान्यताओं से डिटरमिन होती है इंडिया में। आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझाएं ताकि आम लोगों की समझ में आ सके। मान्यताओं की बात जैसे कि अगर होती है तो शादी के लिए एक मुस्लिम, एज ए मुस्लिम हम बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा हमेशा शादी और तलाक़ को लेकर हमेशा चर्चा के विषय रहता है। तो शादी में तो हमें नहीं लगता कि किसी तरीके की प्रॉब्लम है। शादी का एक मुस्लिम मैरिज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्ड है, तो वही चीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड या दूसरी तरीके की जो लॉ बनेंगे उसमें भी वही बात आएगी। डिवोर्स की बात की जाती है तो डिवोर्स को तो मुस्लिम औरतों को 1000 साल पहले ही वो अधिकार मिला हुआ था, चाहे मुस्लिम मर्द है चाहे औरत है। एक सैक्रेड बॉन्ड तो शादी है नहीं, शादी तो कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्ड है, तो इसमें भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाली। हाँ, एक चीज़ पर ज़रूर असर होने वाली है, वो पॉलीगैमी को लेकर। और पॉलीगैमी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो समाज में है ही नहीं, जो मुस्लिम समाज में है ही नहीं, तो हम उस फैसिलिटी को क्यों टेक्निकली एक्सेप्ट किए अभी तक हैं हम लोग, उसको ख़त्म करना चाहिए। और ये हमें लगता है कि इसी चीज़ पर शायद ये असर पड़ सकता है, तो पड़ सकता है। दूसरी कम्युनिटी में मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी होना चाहिए, उसमें क्या ऐसी बुरी चीज़ है जी। तो औरतों के अधिकारों की जब हम बात करते हैं, हम चलते हैं 1400 साल पीछे, जब हम बात करते हैं कुरान की, इस्लाम की बात करते हैं, महिलाओं को बहुत हक दिए गए, लेकिन वाकई उनको वो हक मिल नहीं पाते, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं समाज में, वहाँ पे तो वहाँ ना हक मिल रहे हैं, वहाँ उत्पीड़न भी हो रहा है उनका, वहाँ पर दहेज भी है, वहाँ और भी तरह की चीज़ें हैं। तो जब कानून के दायरे में कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो उनको जो है उस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं न्याय मिलना आसान हो जाता है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि मुस्लिम औरतों को अगर 1000 साल पहले वो तमाम अधिकार दिए गए, बट आज की डेट में वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के दायरे में रहती हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम एक अपने राइट पाथ से या तो डेविएट हो गया है। इंडियन मुस्लिम की बात करें ख़ास तौर से, तो इंडियन मुस्लिम वो नहीं है मुस्लिम जो अरब में मुस्लिम या दूसरे इस्लामिक कंट्री में। इंडियन मुस्लिम में भी उतनी ही मतलब एक तरह से वेरिएशन है, जिस तरीके से उनकी मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके दूसरे धर्मियों के बीच में है। तो इंडियन मुस्लिम वो नहीं है जो शरीयत को 100% वो फॉलो करता है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है कि शरीयत को फॉलो न करना, शरीयत को फॉलो न करना। हाँ, उस पर चर्चा हम ज़रूर करते हैं कि नहीं अगर ये चेंज आएगा तो हमारे जो रिलीजियस राइट्स हैं उनका वायलेशन होगा। अरे जिस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका वायलेशन कैसा हुआ ना। अगर हम उसको फॉलो कर रहे होते तो शायद वो प्रॉब्लम जो आ रही है वो नहीं आई होती, जो मुश्किलें आ रही हैं सामने। लेकिन हमने कहा कि इससे कोई ख़ास फ़र्क मुस्लिम कम्युनिटी पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो मुश्किल आएगी वो मेजॉरिटी कम्युनिटी। जैसे इस शादी के कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे थे, तो इस्लाम में शादी क्रॉस कज़न मैरिज परमिशेबल है, दूसरी कम्युनिटी में ऑनर किलिंग हो जाती है। आप नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे एरिया में, स्पेसिफिकली एक एक रीजन का नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी जगह पर है कि एक गाँव में भी शादी हो, गोत्र वाला एक गोत्र में शादी होती है तो उसके लिए लड़के लड़की को मार दिया जाता है। ये सारी चीज़ें, ये बैड प्रैक्टिस है, लेकिन सदियों से चली आ रही है और आज भी वैसे ही जा रही है। बट मुस्लिम कम्युनिटी में अगर बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में परमिशेबल है, क्योंकि एक मैरिज जो है एक कॉन्टैक्ट है। अगर वो दो बालिग लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो हो जाता है। हाँ, वो भाई बहन या किसी तरीके के ऐसे रिलेशन से नहीं होने चाहिए, बट क्रॉस कजिन मैरिज यहाँ पर परमिशेबल है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी में नहीं है। तो जब ये चेंज आएगा तो किस तरीके का चेंज आएगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो इंडिया में जो कस्टमरी प्रैक्टिस है, क्या वो इस कोड के अंदर रहेगी या कस्टमरी प्रैक्टिस को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया जाएगा। जी, जैसे आपने कहा कि शरीयत को नहीं मानते यहाँ के मुसलमान, जब शरीयत को नहीं मानते वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं मानते, और जब नहीं मानते तो फिर क्यों इस बात पे बार बार ऐसा होता है कि हमारे उसमें हस्तक्षेप है ये? क्योंकि अगर नहीं मानते, उसका जो सबसे बड़ा हम जो बर्निंग उसका एक एग्जांपल देना चाहेंगे प्रॉपर्टी के राइट्स को। प्रॉपर्टी का राइट्स एक ऐसा फेवरेबल राइट है कि इस्लाम में जो औरतों को एक स्टेटस, एक लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया गया, वो जो दूसरी कम्युनिटी में उस तरीके से नहीं था है। और उसी को ग्राउंड बनाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट आया था कि इस्लाम में तो औरत को इतना हाई स्टेटस दिया गया है और अगर शरीयत लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, फिर इस तरीके की कोई मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप देखें हम बहुत चूज़ी होते हैं, हम मुस्लिम भी बड़े चूज़ी होते हैं कि जहाँ हम कंफर्टेबल होते हैं वहाँ शरीयत लॉ को लेते हैं, जहाँ वो हमारी पैट्रियार्की को या हमारी जो फैमिली फैब्रिक को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ होती है वहाँ पर हम
जो सिविल लॉ है, जो देश के दूसरे कानून है, उसमें लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के राइट्स में मुस्लिम कभी भी नहीं फॉलो करता शरीयत लॉ को, कि बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी में राइट्स देने की बात जो होती है। लड़कियों के राइट्स को हम कस्टमरी प्रैक्टिस को वहाँ लेते हैं कि वहाँ पर डाउरी देखिए, जहेज एक ऐसी चीज़ थी कि मुस्लिम कम्युनिटी में उसकी परमिशन ही नहीं है। मुस्लिम में तो शादी जो होता है, शादी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के के ऊपर दी जाती है कि लड़के को उसके शादी के खर्च को बेयर करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे तो वो इंडियन प्रैक्टिस को कंप्लीटली फॉलो करता है कि जो लड़की वाले हैं उनको ढेर सारे जहेज का इंतज़ाम करना पड़ेगा, शादी में बहुत सारे खर्च होते हैं, बहुत सारा दिखावा की चीज़ें, ये सारी चीज़ें फॉलो करें। वहाँ पर नहीं मानते, वहाँ प्रॉपर्टी देना तो दूर की बात रही, उल्टा लड़की के पेरेंट्स के ऊपर बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गई है। तो क्या हम इन सब चीज़ों में शरीयत को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। वहाँ हम जब वहाँ पर हम ओवरलुक कर सकते हैं, तो दूसरे तरीके के अगर चेंज आ रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम को हमें लगता है कि अभी वेट करने की ज़रूरत है। उनको देखना चाहिए कि ड्राफ्ट बिल आ क्या रहा है, क्या वाकई वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, क्या उस बेसिक कॉन्सेप्ट को ये डिस्टर्ब करने जा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो शादी का पूरा एक तरीक़ा है निकाह करने का ना, या उस दूसरे भी तरीके की चीज़ों में, क्या ये ऐसा बना देगा कि अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू शादी होगी, निकाह की परमिशन नहीं होगी। तो वहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ी, मतलब वही मैं कह रही हूँ, वहाँ अगर ऐसा कुछ आता है तब शायद वो दखल अंदाजी होगी। अदरवाइज हमें नहीं लगता कि वो मुझे ये लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अभी तक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो एक्चुअली इस्लाम से ही बोरो किया हुआ कॉन्सेप्ट है। औरत को एक लीगल एंटिटी के फॉर्म में एक्नॉलेज करना, औरत को वो तमाम लीगल राइट्स प्रोवाइड करना जिस तरीके से मर्द को दिया गया है, औरत को शादी में इक्वालिटी देना, औरत को डिवोर्स में इक्वालिटी देना, खुला का अधिकार औरत को है। लेकिन उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है कि लगता है कि बस ट्रिपल तलाक ही यहाँ पर सब कुछ है, जबकि वो रियलिटी नहीं है। वो कुछ तबके में हो सकती है कुछ प्रॉब्लम, वो भी शायद इग्नोरेंस की वजह से, जैसे कि वो तलाक-ए-हसन एंड तलाक-ए-हसन, हाँ वो चीज़ वो इग्नोरेंस की वजह से थी ना, बट अनफॉर्चुनेटली वो डोमिनेंट हो गया डिस्कोर्स में। तो इस तरीके की जो निगेटिव चीज़ बहुत डोमिनेंट हो जाती है, उनको साइडलाइन करने की ज़रूरत है और थोड़ा साइलेंट रहने की ज़रूरत है। इतना शोर मचाने की हमें नहीं लगता, हमें वेट करना चाहिए। मैं स्टेट लॉ को जो हमने दूसरे मैटर में माना है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम फॉलो करते हैं ना। ऐसा तो नहीं किसी को कुछ भी कोई भी क्राइम करने के बाद आप बच जाते हैं वहाँ शरीयत का नाम लेकर, ये दूसरे तरीके वहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है और एक ड्राफ्ट को तो आना चाहिए सामने कि किस तरीके का नेचर होगा, क्या होगा। इस तरीके की जो बातें हो रही हैं यूनिफॉर्म, सिर्फ बहस तो बहुत ज़माने से चल रही है, बहस से तो कुछ भी निकलने वाला भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो अभी तक। बिल्कुल। मैम आपसे हम एक और, चूँकि आपने कहा कि जो शादी की बात है, बहुत सारे केसेस, चूँकि हम लोग तो काफ़ी महिलाओं के बीच में जाकर काम करते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे जहाँ तलाक-ए-हसन हो रहा है, बिना तलाक दिए दूसरी शादी भी कर ली, बच्चा भी हो गया, पहली वाली बीवी को छोड़ भी दिया, उसके बच्चे को भी छोड़ दिया। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जबकि कुरान में कहीं भी अलाउड नहीं है, आपको पूरा हक देना पड़ेगा, लेकिन अभी ये सब हो रहा है। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं वो महिलाएं दो तरह की चीज़ों के बीच में अटक गई हैं। ना तो वो कानूनी तौर पर इसका न्याय ले पा रही हैं और ना ही उनको इस्लाम के ज़रिए इसका न्याय मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी के ज़रिए इसका एक रास्ता निकलेगा? देखिए, यूसीसी के ज़रिए एक रास्ते की जो बात करी वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की औरतों के लिए नहीं निकली, दूसरी औरतों के पास प्रॉब्लम तो दूसरी कम्युनिटी की औरतों के पास भी यही सेम प्रॉब्लम, डिजर्टेड लेकिन पॉलीगैमी जो अचानक ये हो जाती है कि एक को छोड़ के दूसरे को शादी कर ली और बिना वहाँ दिए और फिर अचानक से तलाक ले लिया, इस तरह से वो शायद अभी दूसरी कम्युनिटी में जो है ना, पॉलीगैमी वो दूसरी कम्युनिटी में भी उतनी ही प्रिवेलेंट है। बल्कि यहाँ पर तो जो पॉलीगैमी हो रही है वो एक तरह से दूसरी वाइफ को भी वाइफ का स्टेटस दे रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये ग्राउंड नहीं दे रही हूँ, लेकिन हमने दूसरी जगह कई ऐसे हमारे सामने एविडेंस आए हैं जहाँ पर कि सेकंड वाइफ को वाइफ का भी स्टेटस नहीं दिया जाता, यानी फर्स्ट वाइफ को डिजर्ट कर दिया गया, उसको किसी अधिकार की किसी चीज की चर्चा ही नहीं की जाती। तो प्रॉब्लम हर जगह है। बिल्कुल, वीमेन एज ए कम्युनिटी देखी जाए तो वो प्रॉब्लम में ही है। वो उसको हम रिलीजन में नहीं बांध सकते कि मुस्लिम औरत के पास प्रॉब्लम ये है, मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरत के पास प्रॉब्लम है ये, क्रिश्चियन वीमेन के पास प्रॉब्लम ये। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उनको एड्रेस करने की जरूरत है और बेशक उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। पॉलीगैमी अगर पाकिस्तान में बैन हो सकती है, पॉलीगैमी अगर दूसरे इस्लामिक कंट्री में
ख़त्म हो सकती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती? बेशक उसको ख़त्म होना चाहिए, इसका ये कहने का नहीं, लेकिन हम सिर्फ अगर ये कहेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीज़ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अनफेयर यहाँ अगर हम बात करेंगे कि हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो अधिकार अन्य कम्युनिटी की महिलाओं को मिले हुए हैं, वही अधिकार सबको मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए। जब हमको संविधान ने समान नागरिक होने का अधिकार दिया है, तो वही अधिकार सभी महिलाओं को मिलने चाहिए, वो वंचित नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। जो अगर आप दूसरी कम्युनिटी की औरतों की बात कर रही हैं कि उनको जो अधिकार दिए गए हैं वही मुस्लिम औरतों को अधिकार मिलने चाहिए, तो मुझे फिर से इंटरवीन करना पड़ेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास तो कई तरीके के अधिकार हैं जो कि वो फिर सिविल लॉ को फॉलो करने के चक्कर में वो शरीयत लॉ, जैसे कि हम प्रॉपर्टी के राइट्स की बात करते हैं, मुस्लिम लड़कियों को मैरिड और अनमैरिड डॉटर्स में बिल्कुल नहीं वो किया जाता है, उनके को आइडेंटिफाई किया जाता है। कहने को तो लॉ बन गया है कि इनहेरिटेंस में को पार्टनर हो गई है, हिंदू लड़की भी वो उसको जैसे ब्रदर को राइट है वैसे औरत को, लेकिन लैंड को हमने सब्जेक्ट टू स्टेट कर दिया है, और वहाँ पर जो है जो मैरिड डॉटर होगी उसको डिप्राइव कर दिया गया है। अब ऐसी कंडीशन, जैसे यूपी का हम एग्जाम्पल लेंगे, ऐसी कंडीशन में एक मुस्लिम लड़की जिसको शरीयत लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी में राइट मिल सकता था, बट उसको लैंड लॉ को फॉलो करना है, स्टेट लॉ को फॉलो करना है, वहाँ शरीयत लॉ नहीं हो सकता। तो इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक एरिया हर जगह है, उनको यूनिफाई करने की जरूरत है, उनको कोडिफाई करने की जरूरत है। यस, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुस्लिम लॉ की एक और भी प्रॉब्लम है कि वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, इस वजह से उसका लोग फायदा उठाते हैं अपने फेवर में। तो उसको इंटरप्रिटेशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके, से ट्रिपल तलाक तो कंप्लीटली इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम थी ना। ऐसा नहीं था कि शरीयत में डिवोर्स का लड़की को राइट नहीं था, लड़के को एब्सोल्यूट राइट दिया गया था, लड़की को राइट नहीं था, बट उसके मिस इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये प्रॉब्लम आई। उस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम है, और जो दूसरी कम्युनिटी में भी है। इशू यहाँ पर चैलेंज ये है कि ये जो लॉ में चेंज आएगा, जो बेसिक चेंज आएगा मैरिज में और उसको प्रॉपर्टी के राइट्स में, या दूसरे तरीके की जो शादी किससे हो सकती है, क्रॉस कजिन मैरिज से, इससे किस कम्युनिटी को ज़्यादा असर पड़ने वाला है, वो यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है। तो क्या वो आ पाएगी, या कस्टमरी प्रैक्टिस को प्रिजर्व करने के, प्रोटेक्ट करने के नाम पर फिर से उसको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा? जैसे अभी एक कानून चेंज हुआ है और उसमें बहुत सारे इस तरीके से एक ट्राइब को बाहर कर दिया गया है। तो क्यों बाहर कर दिया गया ना? क्योंकि बात अगर यूनिफॉर्मिटी की हो रही है तो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम कस्टमरी प्रैक्टिस के नाम पर फिर वो सारी गलतियां करेंगे। तो या तो कानून एक तरीके से होना चाहिए, या तो इसको जो स्पेसिफिक जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनको कम्युनिटी के अंदर अपने रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जी मैम, आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम लोग बड़े चूज़े होते हैं, जब बात आती है हक देने की तो वहाँ हम दूसरे चीज़ों को अपना लेते हैं, जब बात आती है वैसे तो फिर इस्लाम को फॉलो करने लगते हैं, जैसे कि चाहे वो तलाक का मसला हो चाहे बाकी मसले हों। तो जब शरीयत के हिसाब से, इस्लामी कानून के हिसाब से महिलाओं को हक दिए गए, उनको प्रॉपर्टी में हक दिया गया, कितने लोग देते हैं प्रॉपर्टी में? बिल्कुल नहीं देते। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि प्रॉपर्टी, और कोई बहस भी नहीं करता। वही सेम पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ जो 1937 में पास हुआ, मैरिज और डिवोर्स ये सारे मामले में तो शरीयत एक्ट से गवर्न होगा मुस्लिम, बट जहाँ प्रॉपर्टी की आई तो वहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया कि या तो कस्टमरी प्रैक्टिस जो कि बहुत पैट्रियार्कल है, जो लड़कियों को सिस्टमेटिक वो उसको लड़कियों को कंप्लीटली वो विदाउट करता है, वहाँ पर हम उसको वो फॉलो करते हैं। तो इस तरीके की जो चूसी जो एटीट्यूड हो उसको गिव अप करने की ज़रूरत है, और एक जो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए। वो किसी भी कम्युनिटी में हो सकती है, वो मुस्लिम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी ऐसी दूसरी कम्युनिटी, जैसे कि पर्शियन उनकी बात करें जोरास्ट्रियन की, वहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर बहुत, प्रॉपर्टी को नहीं लीगल एंटिटी को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि एक पारसी औरत अगर गैर पारसी से शादी करती है तो वो लाइक वो पारसी की तमाम रिचुअल्स, कस्टम्स एंड तमाम तरीके के अधिकार को खो देगी। बट अगर एक पारसी लड़का गैर पारसी से शादी करती है तो वो नहीं करे, क्योंकि लड़का है, जो बच्चे हैं उससे ऐसे वेडलॉक से, वो सब्जेक्ट टू स्टेट हो जाता है। पारसी और लड़की अपनी पारसी आइडेंटिटी को लूज कर देगी, तो प्रॉब्लम वहाँ पर भी, बट हार्डली हम उस पर डिस्कस करते हैं। उसी तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिश्चियन लॉ में भी रही हैं जो धीरे धीरे वो एड्रेस हुई हैं। बिल्कुल से डिवोर्स का बहुत प्रॉब्लमेटिक था, कंडीशन थी क्रिश्चियन लड़की के लिए, बट धीरे धीरे वो एड्रेस हुई। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जो स्पेसिफिक जो कम्युनिटी लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज के नाम पर, या तो वो उसको रिफॉर्म करें विद इन कम्युनिटी, वो आंसर आना चाहिए जिसका शायद डीप इम्पैक्ट होगा। क्योंकि लॉज की अवेयरनेस हमारे यहाँ कितनों को है? बिल्कुल, मतलब हमारे यहाँ अगर आप फील्ड पर जाएंगे तो कानून पता ही नहीं है। यूसीसी की सब बात कर रहे हैं, मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं, दूसरे तरीके की लॉ की बात कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछने जाइए
ये तो हार्डली उनको पता होगा कि लॉ में असल है क्या, कानून में उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, ये सब उनको पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, ना कि कानून बहुत रोज़ बना देने से हमें लगता है कि उसका इतना बड़ा असर नहीं होगा, जितना कि जो ऑलरेडी अधिकार दिए गए उन पहले अधिकार को हम इंश्योर करें कि वो औरत तक मैं वो अब आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जो अधिकार दिए गए हैं उनको हम कैसे इंश्योर करें। जब हम बात करते हैं कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ शादी नहीं हो सकती, पर वो इस्लाम जो है वो कहता है कि प्यूबर्टी हिट करने के बाद हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है वो कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, वो तमाम इंडियन कम्युनिटी पर बिल्कुल मान रही हूँ इस बात को। अब लोगों को पता ना हो तो ये प्रॉब्लम है ना, लोगों की पता ना, लेकिन कोर्ट्स हर अलग अलग कोर्ट्स ने इसके ऊपर फैसले अलग अलग दिए हैं। मैं आपको यहाँ ध्यान कुछ कराना चाहती हूँ कि जी क्योंकि कोर्ट का ये एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक रहा है हमारे यहाँ कि हमारे यूनिफॉर्मिटी नहीं लाई गई। कोर्ट के कभी कभी बहुत सी चीज़ें में कोर्ट के डायरेक्टिव के थ्रू हमें लाइक उस पर रोशनी पड़ती है, या लॉ में उसको बहुत क्लियर नहीं किया गया। जैसे ये शारदा एक्ट जो 1929 में बना था, ये फर्स्ट लॉ था जिसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। वो तमाम लड़कियों के लिए 14 एंड 18 ईयर फॉर बॉयज़ एंड 14 ईयर फॉर गर्ल्स फिक्स कर दी गई थी। और वही जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट था आगे रिफॉर्म होकर 18 एंड 21 में, तो वहाँ पर रिलीजन मायने नहीं रखता। अगर इसका कोई फायदा लेता है, बेनिफिट लेता है, तो ये एक तरह से गलत है। मैम जब चाइल्ड मैरिज की उसमें आएगा और डेटा अगर उठाकर देखिए तो डेटा चाइल्ड मैरिज के एविडेंस कहाँ है, राजस्थान एरिया में या दूसरे तरीके की। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देती हूँ। दिल्ली के एक स्कूल, सरकारी स्कूल में, जहाँ भी 15 दिन पहले हम लोगों ने चाइल्ड मैरिज को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, वहाँ की लड़कियों ने हमें बताया कि हमें 14 साल की लड़कियाँ कि हमारे घर में लड़के वाले देखने आ रहे हैं और हमारी शादी होने वाली है। तो ये दिल्ली जैसे जगह पर हो रहा है। लेकिन यहाँ कानून की तो कमी नहीं है ना, वही मैं कह रही हूँ कि कानून की कमी नहीं है। लेकिन जब एक हाई कोर्ट अगर ये फैसला दे कि ठीक है ये शादी, इसको हम ठीक है वैलिड मानते हैं क्योंकि इस्लामिक तरीके से सही है, और दूसरा कोर्ट जब इसको कहता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं जब इन्हीं चीजों में उलझ जाती हैं चीजें, और अंततः जो है वो न्याय जो है वो बच्ची को या लड़की को या महिला को नहीं मिलता। नहीं, ये बात हम आपसे एग्री करते हैं कि चूंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता नहीं है कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वो कम्युनिटी को नहीं देखता कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है या क्रिश्चियन कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है। चाइल्ड मैरिज तो अंडर 18 ईयर है तो वो चाइल्ड है, वो किसी भी तरीके से वो फ्री नहीं हो सकते। बट हाँ, कोर्ट में जाकर ऐसे लोग शरीयत एक्ट के नाम पर अपने को प्रोटेक्ट करा लेते होंगे, ये गलतियाँ रहेंगी। बट ये सारी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ चेंज होती हैं और वो चेंज नहीं आ पाया। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी में वो अवेयरनेस नहीं है इस तरीके की चीज़ें, किस क्लास में, किस कास्ट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये भी देखने की जरूरत है। हमें बताने कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को हम एक यूनिफॉर्म कैटेगरी के फॉर्म में नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। जिस तरीके से वेरिएशन हिंदू कम्युनिटी में है उसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में बिल्कुल समझ गई आपकी बात। तो वो कम्युनिटी में वो कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वो लॉज के थ्रू क्या चेंज लाया जा सकता है। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट तो है, पर क्यों हो रहा है जी मैम। अब मैं लॉ की बात करती हूँ, आपसे डाउरी की बात करती हूँ। जब डाउरी के ऊपर जब एक कानून आ गया तो आज कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर डाउरी के ऊपर कोई केस करता है तो एक लड़की को न्याय मिलता है, वहाँ पर मिलता है। घरेलू हिंसा बहुत बड़ा दायरा कवर करता है, उसमें मिलता है। वहाँ रिलीजन में कोई प्रोटेक्शन कोई वहाँ पर नहीं है। लेकिन अब जब हम यहाँ बात करते हैं कि खास तौर से कुरान में इस बात का हवाला दिया गया है कि कहीं दहेज का जिक्र नहीं है, घरेलू हिंसा जैसी चीज़ों का, हाँ घरेलू हिंसा जैसी चीज़ों का जिक्र नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। अब दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो दहेज में 10 लाख दे दिया या 15 लाख या शादी में इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च चूंकि हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए अब हम लड़की को इतना हिस्सा नहीं देंगे। तो वहाँ वो वंचित हो जाती है। ये अदर कम्युनिटी की बात करते हैं, और यहाँ इस्लाम में कुरान ने हक दिया है, इसके बावजूद भी नहीं मिलती क्योंकि वो प्रैक्टिसेस भी वहाँ पर भी फॉलो हो रही हैं। जी, वहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। अब इसलिए यहाँ पर सीधा सवाल ये आता है कि जब बहुत सारी चीजें जो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आ जाती हैं तो न्याय मिलना आसान हो जाता है क्योंकि किसी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं रहती।
बिल्कुल एम्बिग्यूटी नहीं रहती, तो वो एक होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में लॉ होना चाहिए। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि जो चीज़ अन इस्लामिक प्रैक्टिस है तो उसके लिए मुस्लिम को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कानून में किसी तरीके का चेंज होने जा रहा है, कुछ भी होने जा रहा है, तो इसमें इतने परेशान होने क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैरिज का वो चेंज नहीं होने वाला है। फैमिली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होना। तो मैरिज और फैमिली में जब चेंज नहीं आएगा तो हम इतना क्यों परेशान है? ज्यादा हम शोर मचाएंगे तो लगेगा इन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम है, इन्हीं के यहाँ सारी प्रॉब्लम है। इसलिए ये और नजर आता है कि तमाम प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है। हमने बताया नहीं कि प्रॉब्लम तो दूसरी कम्युनिटी में भी है, लेकिन जब आप उसको देखिए प्रीडोमिनेंटली लगी है तो सारी प्रॉब्लम की जड़ मुस्लिम औरत लगती है। और उसकी जो सबसे बड़ी जो हमारी गलत अप्रोच है, मुस्लिम कम्युनिटी के उम्मा के फॉर्म में एक यूनिफॉर्म कैटेगरी के फॉर्म में हम प्रोजेक्ट करते रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में भी वेरिएशन है ना, जैसे दूसरी कम्युनिटी में, उस फैक्ट को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 100% मुस्लिम जो है शरीयत लॉ से गवर्न होता है। शरीयत लॉ से बहुत स्मॉल परसेंट होगा मुस्लिम का जो कि शरीयत को फॉलो करता है, ये करता है। अदरवाइज ज्यादातर हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है डे टू डे की, वो इंडियन प्रैक्टिस, जो कस्टमरी हमारी प्रैक्टिस है वो और वो प्रैक्टिस जो है कस्टमरी प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है। उससे बहुत ज्यादा जो एम्बिग्यूटी की आप बात कर रही, उसकी वजह से एम्बिग्यूटी आ जाती है। जी मैम, अभी उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट आया है, जहेज की आप बात करेंगे, जहेज तो इस्लाम में कहीं उसका जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो लड़के को देना है जी। लेकिन सारे केसेस जो है हमारे इर्द गिर्द जो आ रहे हैं अभी, वो सब इसी तरह के आ रहे हैं केसेस। बहुत बड़ा सवाल है मुस्लिम के सामने। डाउरी का जो गरीब माँ बाप है उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपनी बच्चियों की शादी कैसे करें। जी बिल्कुल। मैम, अभी उत्तराखंड में जो विधेयक आया है यूसीसी को लेकर, उसमें किस तरह से देखती हैं आप उसको? उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आपको लगते हैं कि उत्तराखंड का जो अभी विधेयक आया, अभी ये पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया है। और उसमें एक दो एरिया पे जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, एक तो लिव इन रिलेशनशिप का लेकर, और एक और भी था, कुछ एरिया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट लिव इन रिलेशनशिप को तो हाँ, दूसरी चीज़ वो ट्राइबल कम्युनिटी को उससे एक तरह से एग्जेम्प्ट कर देना है यूसीसी के ऊपर से। तो यूनिफॉर्मिटी तो वहाँ पर भी नहीं आई ना, तो कहीं ना कहीं एग्जेम्प्ट कर हम वो उस कस्टमरी प्रैक्टिस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, लिव इन रिलेशनशिप में वहाँ वो क्लैरिटी नहीं है कि वो मैरिड कपल के लिए है या अनमैरिड के लिए है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैरिड कपल को आपने एक तरह से लिव इन का दे दिया तो कहीं ना कहीं पॉलीगैमी को बढ़ावा फैसिलिटेट कर रहे हैं एक तरह से। पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री भी कई जगह प्रैक्टिस में है। कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी में जो पॉलीएंड्री का भी है, तो ये सारी तो बैड प्रैक्टिस है, चाहे वो पॉलीगैमी हो या पॉलीएंड्री, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। तो उन चीज़ों में क्लैरिटी आनी चाहिए। तो वो चीज़ें बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रही हैं कि वो क्या है। दूसरी तरीके से एक ट्राइब को आपने एग्जेम्प्ट कर दिया और उसको यूनिफॉर्मिटी में मान ले, तो ये तो यूनिफॉर्म नहीं होगा ना किसी भी तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टैक्स कस्टमरी प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। वो चीज़ हमें लगता है कि थोड़ा हरिड वे में हुआ है, या हो सकता हो उसमें कुछ अंदर क्लैरिफिकेशन हो जिससे अभी हम लोग नहीं अवेयर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, इस तरीके की चीज़ें। बट जो अभी अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है वो चीज़ें आ रही हैं। मैम, आपको लगता है कि अगर ये चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ें जो हैं, जो लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी हो जा रही है, उससे रोक लग पाएगी? और ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जैसे असम में किया गया है, असम में 14 साल की लड़कियों की शादी या उस तरह से, उन सब पे 18 साल से कम उम्र के लड़कियों की शादी पर रोक लग गई है। तो क्योंकि वहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या रेस्ट्रेंट एक्ट तो बहुत पहले आ गया ना, 1980s में। बिल्कुल, 18 ईयर एंड 21 ईयर हो गए। तो हमें डेटा देखने की जरूरत है कि क्या उससे रोक लगा पाए हम। जी जी, यही वही हुआ ना। तो मतलब कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है कि कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, उसकी पालना करवाना। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि वही चीजें पालना कराने माइंडसेट नहीं चेंज कर पाएंगे तो कोई भी कानून काम नहीं आ सकता। पहले तो पालना कराने के लिए हमें लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है पूरी तरह से। अवेयरनेस इसमें जो है वो बहुत ज्यादा। कानून तो है हमारे पास, ऐसा नहीं कि कानून में कोई कमी है। कानून हमारे यहाँ बेहतरीन कानून है, वीमेन को प्रोटेक्ट करने वाले कानून है। उसके बावजूद ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? बिल्कुल, जी जी। मैरिड वीमेन को डिजर्ट करने की, सेकंड मैरिज कर लेना, थर्ड मैरिज कर लेना, फिर रिलीजन चेंज करके उसको प्रोटेक्ट कराना, सकारात्मक समाज का भी ये बहुत बड़ा जो वो है ड्रॉबैक है। जी मैम, FGM एक प्रैक्टिस है जो कि बोरा कम्युनिटी में है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की जो बात है। हम लोगों ने अभी हाल ही में इस पर एक कार्यक्रम किया था।
आपको लगता है, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उन्होंने मंच से कहा हमारे कि ये भी यूसीसी में आना चाहिए, अगर यूसीसी आता है तो इसे भी शामिल होना चाहिए, ये बोरा कम्युनिटी के लोग। जो जीएम की बात आप कर रही हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि ये शरीयत से सैंक्शनड है, ये ऑलरेडी अन इस्लामिक कस्टम है, इसको ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बैड प्रैक्टिस है, कस्टमरी प्रैक्टिस का ये पार्ट है, ये किसी शरीयत कानून का पार्ट नहीं है। तो अगर ये है ये प्रैक्टिस तो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। ये ऑलरेडी मुझे नहीं लगता कि दूसरी कम्युनिटी में, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी में है और उनमें भी अवेयरनेस, वही फिर से बात आएगी, कानून तो बना देंगे पर मानेगा कौन ना। अगर हम सदियों से उसी प्रैक्टिस से चले आ रहे हैं, हमारा माइंडसेट ही नहीं चेंज हुआ तो हम किस तरीके से आएंगे। लेकिन कैसे होगा? कानून के दायरे में आना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि वहाँ भी रिलीजियस लीडर्स, जैसा कि महिलाओं ने हमें बताया कि रिलीजियस लीडर्स इस पर बात नहीं करना चाहते, या उन्होंने एक ऐसी बॉडी खड़ी कर दी है जो ऐसी महिलाओं की जो कहती है कि नहीं तो ये हमारी, जैसे ये एफजीएम की बात करें उसी तरीके की। इधर अभी कुछ यही दिल्ली से एनसीआर एरिया में मैंने एक फील्ड विजिट की थी, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम विडोज को लेकर आई। विडो हो जाती है तो उनके ब्रदर इन लॉ के साथ उनको कोएबिट करने का एक तरह से लाइसेंस दिए जाना, ये सब जी जो बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना, जिसको नियोग सिस्टम या उस तरीके का सिस्टम, चादर डालना और लत्ता डालना टाइप की ये प्रैक्टिस है। और ये है, इन सारी प्रैक्टिस को पहले तो हमें कस्टमरी प्रैक्टिस को, प्रॉब्लमेटिक एरिया को आइडेंटिफाई करके उनको बिल्कुल खत्म हमें ये क्लियर होना चाहिए ना कि हम कानून बनाने जा रहे हैं, कस्टमरी प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। तो उन सारी ये फीमेल जेनिटल जो म्यूटिलेशन की बात है, ये इस्लाम का तो बिल्कुल हिस्सा ही नहीं है। इस्लाम में तो ये अलाउड ही नहीं है ना ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से अन इस्लामिक है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी मुस्लिम को प्रॉब्लम होगी या कुछ होगी। तो एक तरह से ये ख़त्म होनी चाहिए जी। तो मैम कंक्लूडिंग अगर हम इसमें एक आपका रिमार्क ले लेते हैं कि जो भी कानून बनता है, महिलाओं को जो है वो लक्ष्य में रखकर उनके महिलाओं के जो अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और साथ में अवेयरनेस भी होना चाहिए कम्युनिटी के भीतर। देखिए वो जो 3 तरीके का कानून चलता है इंडिया में, पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कस्टमरी लॉ, पहले तो ये क्लैरिटी लानी है कि डोमिनेंस किसका होगा, कौन ओवरराइड करेगा। जैसे कस्टमरी प्रैक्टिस हमारे ओवरराइड करती है, लॉज पर करती है, तो हमें वो चीज़ें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी शायद हम कुछ इस पर अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज वो फिर ढाक के पात ही रह जाएगी बातें। कानून बना देंगे बट उस दूसरी जगह प्रोटेक्ट कर, जैसे पॉलीगैमी का एक कम्युनिटी के पास है, एक कम्युनिटी के पास राइट नहीं है। मैम जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि यूसीसी जो है वो क्या आप इसके समर्थन में हैं? आपको लगता है कि ये ठीक है, ये महिलाओं के हक में होगा? पर डिबेट होते हुए 200 साल हो गया, तो हो जाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। कानून बनना चाहिए, कानून में चेंज आने चाहिए। और एज ए वीमेन, अगर वीमेन को प्रोटेक्ट करने वाले कोई लॉ आ रहे हैं तो मैं इसके खिलाफ कैसे हो सकती हूँ। और मुझे लगता है कि ये कानून बदलना चाहिए, लेकिन कानून बदलेगा कैसे, ये ड्राफ्ट भी सामने आना चाहिए जी। तो बहुत ही साफ बात डॉक्टर फिरदौस अजमत ने कही कि अगर महिलाओं को लक्ष्य में रखकर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई कानून बन रहा है तो वो बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन हाँ, ड्राफ्ट उसका क्या है वो सामने आना चाहिए ताकि ये पता चले कि वाकई उसके भीतर क्या है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।